अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका में एक जज ने CIA की तशद्दुद का निशाना बनने वाले एक कैदी को सज़ाए मौत के मुकदमे में ट्रायल के लिए अनफिट दिया करार। मलका अर्दन रानिया अल अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उन्होंने अर्दनी वली अहद के अहलिया शहजादी अल सैफ को शादी से पहले मुफीद मशवरे दिए थे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी की कोशिशों का हवाला देते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता तारीख़ अमन के इंतहाई करीब। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास का बड़ा बयान, कहा जिन लोगों का यह ख्याल है कि फ़िलिस्तीनी अवाम को पूरे हुकूक दिए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन हो जाएगा तो वो गलती कर रहे हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने BSP के रुकन असम्बली दानिश अली के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान का के इस्तेमाल, जिस पर हस्ब इख्तलाफ में शदीद रद्द अमल का किया इजहार। PM मोदी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट को उभरते हुए हिंदुस्तान की जमहूरी अज़्म की अलामत दिया करार और किया खबरदार, कहा एक मजबूत हुकूमत जिसकी मुकम्मल अक्सरियत इस तरह के फैसले कुन क़वानीन बनाने की रखती है सलाहियत। अब खबरें तफसील से। अमेरिका में एक जज ने CIA के तशद्दुद का निशाना बनने वाले गवांतानामो के एक कैदी को सज़ाए मौत के मुकदमे में ट्रायल के लिए अनफिट करार दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी ज़राए अबलाग ने बताया है कि यमन से ताल्लुक़ रखने वाले 51 साला रमज़ी बिन अल-शिबा को 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में किए गए हमलों पर ट्रायल का सामना था। दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के जानिब से किए गए इन हमलों को 9/11 से याद किया जाता है, जिनमें 3000 अफराद मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज के जज कर्नल मैथ्यूब ने करार दिया है कि कैदी नफ्सियाती तौर पर इस कदर खस्ता हाल है कि वो ट्रायल के दौरान अपना दिफा नहीं कर सकेगा। क्यूबिया के करीब गुआंतानामो के जजीरे पर कायम अमरीकी फौजी बेस के डॉक्टरों ने कहा है कि कैदी ज़ुमरे बिन अल-शिबा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सेकेंडरी साइटैकिक फ्यूचर्स का शिकार है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से कैद ज़ुमरी को डायल्यूशनल डिसऑर्डर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज की नफ्सियाती डॉक्टरों ने कहा है कि कैदी की मौजूदा हालत ऐसी है कि वो अपने खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई को समझ नहीं सकेगा और न ही अपनी दिफा के लिए मौजूद कानूनी टीम के साथ अक्लमंदी से ताउन कर पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि कैदी ज़ुमरी बिन अल-शिबा बरसों से शिकायत कर रहे हैं कि गैर मरी हुई क़ुव्वतों की तरफ से अजियत दी जाती है, जिसकी वजह से जेल में उसका सेल और बिस्तर हिलते रहते हैं। इसके जिनसी अज़ा को अजियत होती है और वो रात भर सो नहीं पाते। कैदी की दिफाई वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को CIA ने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो पागल हो गया। वकील के मुताबिक CIA कैदियों को नींद न देने, वाटर बोर्डिंग और मारपीट को तफ्तीश की बेहतर तकनीक करार देती है। कैदी ज़ुमरी बिन अल-शिबा को जुमा को ट्रायल से कबल एक समात का सामना था, जिसमें 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले खालिद शेख मोहम्मद भी शामिल हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे के समात के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ गई है। अल-शिबा पर इल्ज़ाम था कि उसने जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में अल-कायदा सेल को मुनज़्ज़म करने में मदद की थी, जिसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गिरकर तबाह होने वाले 2 मुसाफिर तैयारों में से एक को हाईजैक कर लिया गया था। इंडोनेशिया के पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट पर मुश्तमिल जहाज़ का 200 से ज़ायद अमला विज़न 2030 के तहत सऊदी अरब के एयरलाइन में शामिल होकर अपनी खिदमत अंजाम देगा। इस मकसद के लिए इंडोनेशिया के जहाज़ के अमले के 224 अरकान सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अफराद क़ुव्वत के वज़ीर एडा फौजिया ने जुमरात को जकार्ता में सऊदी अरब की कौमी एयरलाइंस फ्लाई एडिल और फ्लाई नास में मुलाजमतें हासिल करने वाले कैबिन क्रू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमले की तैनाती से ममलिकत में सेहत के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी अरब एविएशन के शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं और उसने मार्च में एक नई कौमी एयरलाइंस रियाज एयर के क़याम का ऐलान किया है। वजारत के जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अफराद क़ुव्वत के वज़ीर ने शुरा से कहा है कि सऊदी अरब के विज़न की हिमायत में आप सबका अहम किरदार है। इससे इंडोनेशिया और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। रियाज में इंडोनेशिया के सफारत खाने के लेबर अताशी के एदाद शुमार से मालूम होता है कि मुल्क के 300 कैबिन क्रू पहले से ही सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। अफराद क़ुव्वत के वज़ीर ने कहा कि इंडोनेशिया के कारकुनों की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बैन अक़वामी हवाबाजी की दुनिया में बेहतरीन शोहरत है। रवामा के अबाबिल में जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क के परचम बरदार गाडा इंडोनेशिया ने बरतानिया में कायम कंसल्टेंसी में मुसलसल 5वीं बार दुनिया का बेहतरीन कैबिन क्रू का एवार्ड हासिल किया। मलका अर्दन रानिया अल अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने अर्दनी वली अहद की अहलिया शहजादी
रजू आल सैफ को शादी से पहले मुफीद मशवरे दिए थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक मलका अर्दन ने NBC के मारूफ प्रोग्राम द टुडे शो को इंटरव्यू में बताया कि मंगनी के ऐलान से कबल रजू आल सैफ को पहली बात जो कही थी वो ये थी कि कहीं भी किसी को भी पसंद करने वाले 100% नहीं होते। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। ये मशवरा भी दिया गया था कि तबसरे पढ़ने से ग्रेस करना, क्योंकि मुसलसल तबसरे देखने पर तुम अपने बारे में शक व शुबा में पड़ जाओगी। हमेशा कुछ ना कुछ मनफी होता है। मनफी पहलू का ताल्लुक आपके अपनी ज़ात से नहीं बल्कि नापसंद करने वाले लोगों से होता है। रानिया अब्दुल्ला ने बताया कि अपनी होने वाली बहू को ये मशवरा भी दिया कि हमेशा इस बात पर तवज्जो रखना कि खुद क्या करना चाहती हो, इसके बरखिलाफ काम करने से खुद एतमादी टूटेगी। कभी ऐसा लगे कि ये असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रजू आल सैफ ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सेहतमंद आदतें अपनाना होगी। हम अपने बच्चों को यही सिखाने की कोशिश करेंगे। अमरीकी अनाउंसर ने मलका अर्दन के छोटे बेटे शहजादा हाशिम बिन अब्दुल्ला का एक वीडियो क्लिप दिखाया जब शहजादे की उम्र 4 माह की थी और वो CNN की मज़कूरा प्रोग्राम में मलका रानिया के साथ आए थे। मलका रानिया ने वीडियो क्लिप देखकर कहा, वक्त देखे कितनी तेज़ी से गुजरता है। मैं समझती हूँ कि वालिदैन की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की देखभाल उस वक्त तक करें जब तक वो बड़े न हो जाएँ और दुनिया के सामने आने के काबिल न बन जाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई आसान काम है। मलका रानिया ने मज़ीद कहा कि 3 माह के दौरान काफ़ी कुछ तब्दील हो गया। मेरा बेटा और बेटी शादी के बाद ज़िंदगी के अमली मैदान में आ गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेटी ऐमान के साथ जज्बाती ताल्लुक़ है। उसकी शादी हमारे ख़ानदान के लिए पहला तजुर्बा था। उसके बड़ी मनसूबाबंदी हुई थी। हर आने वाले लम्हे की बेचैनी से इंतज़ार था। वो दिन भी आ गया जब शिद्दत से इंतज़ार था। तमाम तर तैयारी के बावजूद ज़रूरी नहीं कि आप इस लम्हे के लिए पूरी तरह से तैयार हों जिसके आप मुंतज़िर हों। ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी को रूसी लिबास में देखूँ। खुशी थी कि बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन घर से रुखसत होने पर दुख भी था। अर्दन की मलका रानिया ने कहा कि मैं समझती हूँ कि बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से माइल कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ इसका इस्तेमाल मुनज़्ज़म कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों में खुद एतमादी और डिसिप्लिन पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। Morning, good morning. I want to get to all of that in just a second because a lot of that we're watching and we think, wow, she's just like us. We have those same feelings. But let's talk about the UN first. You know, I feel like the world is in such a dark place right now. And I've heard you give speeches and I feel that there is light there. Where do you see, where do you find that hope and how do you convey it? Well, you know, you're right. I think our world is at an inflection point, you know, and it seems like polarization is really a defining feature of our world. You know, whenever we see somebody who disagrees with us, it's become natural to demonize them. Yeah. And when you see everything through a political lens, it becomes very difficult to come together over any issue. And the irony is that the issues that we're facing today, from climate change to migration to inequality, those all need solutions that come from collaboration. So if we're not talking to one another, you know, we're not going to be able to find resolution to some of these issues. And I just feel like we need more engagement that is rooted in optimism and hope, rather than, you know, fear. And, you know, there's this wave of populism around the world that's using people's fears and insecurities for leaders to gain popularity, you know, and that's not very helpful. It's not finding solutions. So I think we need to focus more, not on the why, for example, when it comes to climate change, but on the how. How do we find solutions? At the COGEX, you gave a beautiful speech and you talked about how you used to think that strong leaders were tough and led from the front of the ship. But as you've grown, you realize that leaders, great leaders, actually lead from the back of the ship. They're behind, they're watching how things unfold. And in your opinion, those are the kind of leaders who I think to be a strong leader, you need to follow, you know, follow the great movements that actually lead to people's engagement and lead to participation that leads to change. You have to have some self-doubt. What we're seeing today is so much, I know what I called it, you know, certainty on steroids, where you're not questioning yourself and you think that your opinion is right. I think we could all benefit when confronted with an opinion that differs from ours, and just maybe replacing defensiveness with curiosity. Because you could learn something new, and it doesn't mean you have to agree with the other side, but you can try to find a little bit of a middle ground. And the frightening thing in our world today is that middle ground seems to be disappearing. We need to regain that middle ground, because that is where change is going to happen. And you're optimistic that can happen. I think optimism is a choice. I don't know if you remember this, but you've been here on this show many times. There was one time in particular that you came on when your youngest was 4 months old. True.
Yes. I think we have a little video. This is now 18-year-old Hashim. He just graduated from high school. When you look at those images of him as that little boy and to see what he's become. It's just scary how time flies, Yeah. right? I mean, as parents, I think it's our job to, take care of our kids until they are old enough to go out into the world. But it doesn't make it easy when that day comes, actually. And, in the span of 3 months, from the end of March to the beginning of June, I had 2 children get married and 2 graduate. Oh, gosh. You're about to be an empty What was I nester. thinking? So you're an empty nester, so to speak? I'm an empty nester right now, and it's it's just this wave of emotions, with Iman when it was a new experience for our family because she's the first one to get married, and there were so much planning and anticipation culminated in a really beautiful and emotional day. Nothing can prepare you for the moment you see your daughter in that white dress. Oh. The mixture of emotions of, pride at the strong and independent woman she's become, joy for her joy, sadness for her leaving home. It all comes together and nothing can prepare you for that. Well, just to brag on your kids a little bit, Crown Prince Hussein went to Georgetown and the Royal Military Academy in England. Princess Iman started in Georgetown, then transferred to New York's Parsons School of Design. Princess Salma graduated from USC, and now your son is off to college. Yeah. You did good by all your kids. Can I ask one thing that we wrestle with here when it comes to our kids? Kids and cell phones. I know this is off topic, but what's that like in your house? Is that something that you don't like to have around, your kids being on their phones? I don't think you can completely fight the trend because that's where children are. I mean, that's where the world is. Technology is all around us. You can't find it completely, but you need to regulate it. Yeah. And I think it's more about the values that you instill in your kids. About themselves, the self-confidence, the discipline, all those things are important, and that will determine how they interact with their technology. One of the first things when, just before my son announced his engagement, I took Rajwa to a side, and the first thing I told her was, there's no such thing as a 100% approval rating. You're always going to have people that are against you. And the advice that I want to give you is please try not to read the comments. Yeah. Because that's you're just going to have self-doubt. You're just going to, and there's always going to be negativity, and that negativity is coming, it's not about you. It's from the person. They're unhappy in their own life. So don't carry that unhappiness. Just keep focusing on what it is you want to do, because it'll shake your confidence. You think it's not going to affect your morale, but it does. It does. And so you just need to develop healthy habits around technology. And that's what you try to teach your kids, not to stay away necessarily from their phones, but to... सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी को मशवरा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी की कोशिशों का हवाला देते हुए इजराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता तारीख़ी अमन के इंतहाई करीब है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका ख्याल है कि इजराइल और सऊदी अरब एक ड्रामाई पेशरफ्त के करीब है जो न सिर्फ दोनों रियासतों के दरमियान अमन को मुमकिन बनाएंगे बल्कि पूरे खत्ते को तब्दील करेगी और एक नया मशरिक़ वस्ता बनेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन से अरब इसराइल तनाज़े के खात्मे में मदद मिलेगी और दीगर अरब रियासतों की इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने की हौसला अफजाई होगी और फ़लस्तीनियों के साथ अमन के इम्कानात भी बढ़ेंगे। अगर किसी माहदे को हतमी शक्ल दी जाए तो ये अब्राहम एकॉर्ड के बुनियाद पर बनेगा, जिस पर एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के दरमियान 2020 में दस्तखत हुए थे। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के दौरान बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वे महसूस करते हैं कि बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इस तरह मुआहिदा करा सकती है जिस तरह ट्रंप इंतज़ामिया ने अब्राहम एकॉर्ड में सहूलत फराहम की थी। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि अब्राहम कार्ड तारीख़ का एक महरूर था और आज हम अपने नए अमन शराकतदारों के साथ तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा देख रहे हैं क्योंकि हमारी कौमें तिजारत, तवानाई, पानी और ज़राअत, आबो हवा और दीगर कई शोबों में ताउन कर सकती है। G20 कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन, इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय और अरब रहनुमाओं ने एक विजनरी कॉरिडोर के मंसूबे का ऐलान किया जो जज़ीरा नुमा अरब और इसराइल तक फैलेगा। ये कॉरिडोर भारत को समुद्री रेल लोड, तवानाई के पाइपलाइनों,
फाइबर ऑप्टिक केबल से यूरोप से जुड़ेगा। ये राहदारी समुद्री चौकियों या चौक पॉइंट्स को नज़रअंदाज करेगी और 2 अरब से ज़्यादा अफराद के लिए सामान, मवासलात और तवानाई की लागत को ड्रामाई तौर पर कम करेगी। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि हालिया वर्षों में होने वाली पेशरफ्त को रंग में भंग डालकर रद्द कर दिया जा सकता है। उनका कहना था कि ईरान ने अपनी फ़ौज पर नुमाया रकम खर्च कर रहे हैं और उसने दुनिया भर में अपना असर और रसूख बनाने की कोशिश की है। ईरान की जहरियत को बड़ी हद तक बैनुल अक़वामी बिरादरी की बेहिसी से पूरा किया गया और मगरबी ताकतों के इस वादे के बावजूद अगर ईरान ने जौहरी माहदे के खिलाफ वर्जी की तो वो पाबंदियां वापस ले लेंगे और ऐसा नहीं हुआ। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान माहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन उसकी जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए पाबंदियां दोबारा आयद नहीं की गई। ये पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि फ़िलिस्तीनी आवाम को पूरी हकूक़ दिए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन हो जाएगा तो वो गलती कर रहे हैं और वो गलत रास्ते पर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर इजराइल का कब्ज़ा बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है, जबकि ये तारीख़ी, जोग्राफ़ाई और ज़मीनी हालात के भी बरअक्स है और इसका मकसद कब्ज़े को बरकरार रखना और नस्ली तआस्सुब को हवा देना है। महमूद अब्बास का मज़ीद कहना था कि हमें उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस करारदाद पर अमल दरामद कराएगा जो इजरायली कब्ज़े ख़त्म करने से मुताल्लिक़ है और जिसमें फ़लस्तीन की बतौर ख़ुद मुख्तार रियासत का मुतालबा किया गया है जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी यरूशलेम हो। उनका मज़ीद कहना था कि इजराइल फ़लस्तीनी आवाम पर मुसलसल हमला कर रहा है, उसकी फ़ौज और नस्ली तासुब रखने वाले दहशतगर्द हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं और हमारी दौलत लूट रहे हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल हमारे इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात पर भी हमला कर रहा है, खुसूसन मस्जिदुल अक़सा पर जो बतौर इबादतगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए तस्लीम शुदा बने। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि इजराइल मस्जिद के अतराफ में सुरंगें खोद रहा है जिससे उसकी मुनहदिम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। सूरत से हाल तबाही की तरफ जाएगी जिसके नताइज बताना भी मुश्किल है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि यरूशलेम की तारीख़ी और कानूनी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। उन्होंने एक अमन कॉन्फ्रेंस से इनेकाद की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इसमें वो तमाम ममालिक शिरकत करें जो मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से कहता हूं कि वह इस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात करें जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने से बच सकती है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सबा, सल्तनत उम्मान के फरमारवा सुल्तान हसीम बिन तारिक अल दीनी फरमारवा शाह अब्दुल्ला असानी बहरीनी फरमारवा शाह हमद आल खलीफा और अमीर क़तर शेख तमीम बिन आल सानी ने 73वें यौम वतनी पर मुबारकबाद पेश की है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक बहरीनी फरमारवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा तहनीती पैगाम में कहा कि बहरीन और सऊदी अरब और दोनों मुल्कों के अवाम के रिश्ते बिरादराना, तारीख़ी, मुस्तहकम और गहरे हैं। शाह बहरीन का कहना था कि उनका मुल्क मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकत के माहौल में सऊदी अरब के साथ मुश्तरका जिद्दोजहद, करामत, ताउन का मुसलसल फ़रोग़ चाहता है ताकि दोनों मुल्कों के मफादात और आरज़ुएँ पूरी हों और दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा पहुँचे। शाह बहरीन ने सऊदी क़यादत में ममलिकत के तरीक़ाकार और ख़ित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली और तरक्की के हवाले से रुझानात और कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत अमन व इस्तेहकाम, तरक्की व खुशहाली और आने वाली नस्लों के लिए शानदार मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। बहरीन के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद आल खलीफा ने यौम में वतनी पर तहनीती पैगाम में कहा कि चाहते हैं कि मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकत के माहौल में ममलिकत के साथ मज़ीद ताउन, मुश्तरका जिद्दोजहद और मुकम्मल यकजहती मजबूत से मजबूत तर हो और उसका सिलसिला रवा दवा रहे। बहरीनी वली अहद ने ख़ित्ते में इक़्तिसादी तरक्की व खुशहाली के हवाले से सऊदी अरब के मिशन की तारीफ़ की। अमीर कुवैत ने तहनीती पैगाम में कहा कि सऊदी अरब और उसके अवाम के साथ कुवैत के गहरे तारीख़ी, बिरादराना और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शोबों में जो तरक्याती कारनामे अंजाम दिए हैं उन्हें उस पर फ़ख्र है। उनकी वजह से दुनिया भर में सऊदी अरब की हैसियत बुलंद हुई है। ओमान के फरमारवा ने आरज़ू ज़ाहिर की कि यौम वतनी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी में बार बार आए और सऊदी आवाम उनकी क़यादत में मज़ीद तरक्की व खुशहाली का सफ़र तय करे। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने भी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को 73वें यौम वतनी की मुबारकबाद दी। पार्लियामेंट के हाल ही में ख़त्म होने वाले खुसूसी इजलास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने BSP के
रुकनी असम्बली दानिश अली के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जिस पर हज़ब इख्तलाफ ने शदीद अमल का इजहार किया है, जबकि बैकफुट पर आ चुकी बीजेपी को अपनी पार्लियामेंट के खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ा। रमेश भदौरी ने पार्लियामेंट में जो गाली गलौज की उसे दोहराना मुमकिन नहीं है, लेकिन नए पार्लियामेंट में दिए गए इस बयान ने बीजेपी को शर्मसार कर दिया है। लोकसभा में इनकी गैर पार्लिमानी रिमार्क को नफरत अंगेज़ करार देते हुए अपोजिशन ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपने खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर बात करते हुए दानिश अली ने कहा कि पार्लियामानी जमहूरियत में इस तरह के रवैये ने हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस किस्म की नफरत को परवान चढ़ाना बंद करें। आपने न सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकने पार्लियामेंट की तौहीन की है, बल्कि पूरे मुल्क को शर्मसार किया है। दानिश अली ने मज़ीद कहा कि अगर रमेश भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे देंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज़ दानिश अली की रहायशगाह पहुंचे और उन्हें गले लगाया। बाद में उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए इसे नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान करार दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। कल बड़ी पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने दानिश अली की तौहीन की थी। उन्होंने बताया कि नासिबा और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया और बीजेपी के 2 साबिक वज़ीर फहश अंदाज में हंस रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के रुकने पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी की, हम इस पर सख्त एहतजाज करते हैं। बीजेपी को अपनी जहनीत बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमेशा मजबूत रही है। अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी जहनीत रखता है तो ये मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी का 2 मुँह वाला चेहरा बेनकाब हो गया। मणिपुर में ख़वातीन के साथ बदसलूकी पर सवाल पूछा तो संजय सिंह को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जब बीजेपी के एमपी रमेश भदौरी ने किसी गुंडे की तरह गाली गलौज की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपके रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी बदमाशों की पार्टी है। जब बीजेपी एमपी रमेश भदौरी ने जो ज़बान की इस्तेमाल की है वो माफिया गुंडे की ज़बान है। अगर ओम बिरला में कोई अखलाकियात बाकी है तो वो इस एमपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सदर मायावती ने कहा कि दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की तरफ से बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ ऐवान में किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स को स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर तंबीह भी दी है और सीनियर वज़ीर ने ऐवान में माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये अफसोसनाक है कि पार्टी ने अभी तक मुनासिब कार्रवाई नहीं की। सभी सांसदों का अपमान है, दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। ये भदौरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और भदौरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश भदौरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा। लेकिन शर्मिंदा भी होता हूं कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूं क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी
मुश्किल समझता हूं इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट को उभरते हुए हिंदुस्तान की जमहूरी अज़्म की अलामत करार देते हुए और खबरदार किया है कि एक मजबूत हुकूमत जिसकी मुकम्मल अक्सरियत इस तरह के फैसले कुन क़वानीन की बनाने की सलाहियत रखती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात कल सुबह बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िदा बीजेपी महिला मोर्चा के एजाज़ी प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म मोदी सुबह जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो ख़वातीन के कारकुनों की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर कर उनका शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और महिला मोर्चा के कौमी सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मरकज़ी काबिनेट के तमाम ख़वातीन वज़रा और पार्टी की तमाम ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट भी पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद थी। प्रोग्राम में ख़वातीन कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी को फूल की हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। स्टेज पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के वज़ीर स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन प्रोग्राम में मौजूद ख़वातीन के ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी को एक तारीख़ी लम्हा करार दिया और कहा कि ये मुल्क के लिए एक ख़ास लम्हा है, बीजेपी कारकुनों के लिए एक ख़ास दिन है। उन्होंने कहा कि आज मैं मुल्क की हर माँ, बहन और बेटी को मुबारकबाद देता हूँ। कल और परसों हमने एक नई तारीख़ रकम करते हुए देखी है और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि लाखों लोगों ने हमें ये तारीख़ रकम करने का मौका दिया। ये फ़ैसला और ये दिन आने वाली कई नस्लों तक ज़ेर बहस रहेगा। मैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में भारी अक्सरियत के साथ नारी शक्ति वंदन एक्ट पास करने पर पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। अमेरिका में एक जज ने CIA के तशद्दुद का निशाना बनने वाले एक कैदी को सज़ाए मौत के मुकदमे में ट्रायल के लिए अनफिट दिया करार। मलका अर्दन रानी अल अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उन्होंने अर्दनी वली अहद के अहलिया शहजादी अल सैफ को शादी से पहले मुफीद मशवरे दिए थे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी की कोशिशों का हवाला देते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता तारीख़ अमन के इंतहाई करीब। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास का बड़ा बयान, कहा जिन लोगों का यह ख्याल है कि फ़िलिस्तीनी अवाम को पूरे हुकूक दिए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन हो जाएगा तो वो गलती कर रहे हैं।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने बीएसपी के रुकन असम्बली दानिश अली के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान का इस्तेमाल, जिस पर हस्ब इख्तलाफ में शदीद रद्द अमल का किया इजहार। पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट को उभरते हुए हिंदुस्तान की जमहूरी अज़्म की अलामत दिया करार और किया खबरदार, कहा एक मजबूत हुकूमत जिसकी मुकम्मल अक्सरियत इस तरह के फैसले कुन क़वानीन बनाने की रखती है सलाहियत। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage, no making charges. Jauhari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.